Welcome all. Welcome to Muft Study. This is a video for Class 8 ICSE syllabus, Effective History and Civics, book by Beta Publication. हमने इसका चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आपने ना देखा हो तो पहले उनको देख लें। ये उसका थर्ड और लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी के आगे से डिस्कशन करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल से आज हमें डिस्कशन करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के 2 वीडियोस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होती है। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हो गई थी, लोगों के दिल में 2 ग्रुप भी बन गए थे। इससे पहले आपने देखा था अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो बहुत ही कायदे और कानून से काम करते थे, लॉ एंड ऑर्डर से काम करते थे, और वो अंग्रेज़ों पे विश्वास रखते थे कि अंग्रेज़ जो है जस्टिस करेगा। लेकिन उसके बाद जो ग्रुप एक आया जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो अंग्रेज़ों पे उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो जानते थे कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, और जब तक हम लोग एक डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उनके बारे में हम ऑलरेडी पिछली दोनों वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वॉज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस इन द ब्रिटिश इंडिया। अब उस वक्त जो बंगाल था ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस जो माना जाता था हिंदुस्तान का, वो बंगाली माना जाता था। इट कंप्रेसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर एंड सम अदर रिमोट एरियाज। उस वक्त इतने एरियाज इसमें आते थे बंगाल में। ऑन जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन अनाउंस द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस ऑफ द बंगाल इनटू द फॉलोइंग 2 प्रोविंसेस। अब क्या हुआ कि 1905 में 20 जुलाई को 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि बंगाल को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। रीज़न क्या है बांटने का? मेन रीज़न ये है, बंगाल को तोड़ने का मेन रीज़न ये था कि यूनिटी जो इंडियंस के अंदर बन रही थी, उस यूनिटी को तोड़ना था, जिसकी वजह से ही बंगाल को बांटा गया था। बंगाल को कौन से 2 तरह से बांटा गया? 2 पॉइंट यहाँ पे दिए, एक बना बंगाल और एक बना ईस्टर्न बंगाल एंड असम। बंगाल में क्या था? बंगाल विच इंक्लूड द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर, बिहार, उड़ीसा, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 54 मिलियन। कलकत्ता नौ, अभी जिसको कोलकाता कहा जाता है, वॉज मेड इज कैपिटल। तो बंगाल को बांटा गया, जिसमें बिहार और उड़ीसा उसी में आए, और उसकी पॉपुलेशन लेनली रखी कितनी गई? 54 मिलियन उसकी पॉपुलेशन थी। उसका जो कैपिटल बनाया गया था, उसको बनाया गया था कलकत्ता को, जो अब कोलकाता कहा जाता है। उसके बाद दूसरे हिस्से में किसको बांटा गया? ईस्टर्न बंगाल और असम को दूसरे हिस्से में बांटा गया, विच कंप्राइज आ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर असम विद अ पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन। इसमें बंगाल की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो थी उसको ले लिया गया, और 31 मिलियन पॉपुलेशन इसके अंदर आई। ढाका वॉज द कैपिटल ऑफ द न्यू प्रोविंस ऑफ द ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। और ढाका को क्या बनाया गया था? नया कैपिटल बनाया गया था। अब तो ढाका भी अलग हो गया, बांग्लादेश इंडिया से अलग हो चुका है। तो ये उस वक्त की बात है जब बांग्लादेश इंडिया में था, तो ढाका को दूसरे बंगाल का कैपिटल बनाया गया था। द स्कीम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, कि अनाउंस किया था, और कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। द मेन मोटिव फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल अकॉर्डिंगली टू द ब्रिटिश रूलर वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। अब जो ब्रिटिश ने रीज़न दिया था कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि हम बंगाल को क्यों बांट रहे हैं, उनका कहना था कि ये बहुत बड़ा एक प्रोविंस है और हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, उनका ये कहना था। दे सेड दैट द प्रोविंस ऑफ द बंगाल वॉज टू बिग टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उनका कहना था बहुत ही बड़ी प्रोविंस है कि एक अकेली गवर्नमेंट इसको नहीं संभाल सकती। हाउएवर द ऑफिशियल हु वर्क आउट द प्लान हैड कंसील मोटिव। लेकिन जिन्होंने ये प्लान बनाया था तोड़ने का, तो उनके मोटिव्स कुछ अलग थे। क्या मोटिव्स थे? दीज इंक्लूड बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म एट दैट टाइम, so that the British hope to stop the rising tide of the nationalism by partitioning the Bengal। बंगाल उस वक्त बहुत बड़ा प्रोविंस माना जाता था इंडिया का, और बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग थी बंगाल में, वो एक सेंटर माना जाता था इंडिया का उस वक्त।
तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि अगर नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे बंगाल में डेवलप हो जाएगी तो ये हमारे लिए खतरा है। तो उन्हीं ने फिर क्या करा, तोड़ने के लिए, बंगाल को तोड़ने के लिए उसका पार्टीशन किया। ये एक रीज़न ये था। इट वॉज इंटेंडेड टू कर बंगालीज इन्फ्लुएंस, नॉट ओनली प्लेसिंग बंगाली अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन बट बाय रिड्यूसिंग देम टू माइनॉरिटी इन द बंगाल इटसेल्फ। अब क्या था कि बंगालीज जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में ना आए तो उनको माइनॉरिटी में बना दिया गया, बंगाल में ही उनको माइनॉरिटी दे दी गई। इट वॉज मेंट टू फोस्टर द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही था कि जो हुआ ना, पार्टीशन दो हिस्सों में हुआ, बंगाल और ईस्टर्न बंगाल, तो ये रिलीजन के बेस पे हुआ। एक साइड हिंदू मेजोरिटी चली गई और एक साइड मुस्लिम मेजोरिटी चली गई। तो हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने के लिए, यूनिटी को तोड़ने के लिए, सबसे बड़ा रीज़न तो इसका यही था कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी चल रही थी बंगाल में, उसको तोड़ा गया। एक रीजन पूरा हिंदू मेजोरिटी वाला हो गया और एक रीजन पूरा मुस्लिम मेजोरिटी हो गया। इसमें हुआ क्या, ईस्ट बंगाल वुड बी प्रोमिनेंटली अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। जो ईस्टर्न बंगाल था, जो जिसमें आसाम आ रहा था, तो वो पूरा का पूरा मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था। और जो वेस्ट वेस्ट बंगाल था, वो क्या था, पूरा का पूरा हिंदू मेजोरिटी स्टेट था। यानी जो बंगाल बना था जिसमें बिहार और उड़ीसा थे, तो वो पूरा का पूरा हिंदू मेजोरिटी हो गया था। और जो ईस्टर्न बंगाल था वो पूरा का पूरा मुस्लिम मेजोरिटी होता था। तो इन्हीं ने क्या करा था, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया था कि यूनिटी ना रहे, ये हमारे खिलाफ अब दोबारा खड़े ना हो। अगर इनके अंदर कोई भी ऐसी नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है तो ये पहले ही टूट गया है। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से ही यही करते चले आ रहे थे, डिवाइड एंड रूल उनका गेम चलता रहता था। वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। द इंडियन नेशनलिस्ट क्लियरली सॉ द डिज़ाइन बिहाइंड द पार्टीशन एंड द कंटेनमेंट। और जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, जो लोग लड़ रहे थे इंडिया के लिए, जिन जो लीडर्स थे, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इन लोग के दिल में क्या है, ये क्यों पार्टीशन कर रहे हैं। वो लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये रुक जाए। They saw that it was deliberate attempt to divide the Bengalis on the relation and territorial ground and thereby disturb and weaken the nationalism in the Fong. अब उनको ये दिख रहा था, लीडर्स जो भी थे, हमारे नेशनलिस्ट लीडर जो थे, जो हमारे लिए काम कर रहे थे हिंदुस्तानियों के लिए, उनको ये दिख रहा था ये लोग क्या कर रहे थे, बंगालीज को उनके रिलीजन और टेरिटोरियल ग्राउंड पे तोड़ रहे थे और कमज़ोर कर रहे थे, जिससे उनके दिल में ये ना आए, फीलिंग ना आए, नेशनलिज्म की फीलिंग ना आए उनके दिल में, इसलिए वो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब बंगाल का पार्टीशन चालू हो गया तो फिर एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था, वो बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए किया गया था। देयर वॉज अ वाइड स्टेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल नोन एज द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। जब बंगाल का पार्टीशन हो गया तो उसके बाद एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो कि बंगाल के अंदर ही चला था। विद इन बंगाल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जमींदार, मर्चेंट, लॉयर, स्टूडेंट, वुमेन रोज अप इन अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस। इसमें क्या हुआ, इस जब ये प्रोटेस्ट चला तो इसमें बहुत से मर्चेंट, जमींदार, लॉयर, स्टूडेंट, वुमेन सब लोग आए और उन्हीं ने अपोज किया इस पार्टीशन का। द पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन अगस्त 7, 1905। पार्टी एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब चला, कब इनिशिएट हुआ, अगस्त 7, 1905 को हुआ। आपका 16 अक्टूबर को पार्टीशन हुआ था, लेकिन उससे पहले ही ये मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे जब लोगों को पता चल गया था ये क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 20 जुलाई को ही प्रस्ताव रख दिया था कि हम लोग पार्टीशन करेंगे। ऑन दैट डे अ मासिव डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पार्टीशन वाज ऑर्गेनाइज इन द टाउन इन कोलकाता। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हुई एक टाउन में इस पार्टीशन के खिलाफ, कोलकाता में, टाउन हॉल इन कोलकाता। फ्रॉम दिस मीटिंग द डेलीगेट डिस्पर्स टू स्प्रेड द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। अब यहाँ से जब मीटिंग से जो लोग निकले वो अलग अलग शहरों में लेके गए इस मूवमेंट को, लोगों को बताया कि क्या क्या हो रहा है बंगाल में और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। द मूवमेंट टुक द फॉलोइंग कोर्स। अब मूवमेंट में क्या क्या हुआ था देखते हैं। द पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। पार्टीशन कब आया, 16 अक्टूबर 1905 को। द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट डिक्लेयर इट अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। अब पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट 7 अगस्त को चालू हो गया था, लेकिन अंग्रेज रुके नहीं थे, उन्होंने 16 अक्टूबर तक पार्टीशन कर दिया था। जिस दिन पार्टीशन हुआ था, जो नेशनल लीडर्स थे उन्हीं ने उस दिन को गम का दिन माना था बंगाल में, पूरे बंगाल में। इट वॉज ऑब्जर्व एज द डे ऑफ फास्टिंग, और उस दिन डे ऑफ फास्टिंग माना गया था। लोगों ने भूखे रहे थे, लोगों ने खाना नहीं खाया था उस दिन। देयर वॉज हड़ताल इन कोलकाता, कलकत्ता में हड़तालें हो गई थी। पीपुल वॉक बेयर फुट एंड बाथेड इन गंगा इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। लोग नंगे पैर चले थे और गंगा में जाके स्नान किया था सुबह सुबह। उन्होंने गमगीन हो गए थे लोग, उसको गम का दिन माना जाता जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था। द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता वर फुल ऑफ क्राइज ऑफ वंदे मातरम विच बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द नेशनल मूवमेंट।
और पूरे कलकत्ता की स्ट्रीट्स पे एक ही नारा चल रहा था, वंदे मातरम नारा चल रहा था, जो बाद में एक थीम सॉन्ग बना था नेशनल मूवमेंट का, आप लोग जानते होंगे। तो ये पूरे कलकत्ता में ये नारा चल रहा था, वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला। उस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग कंपोज किया था जिसको बोला जाता है अमर सोनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल। उसको अगर इंग्लिश में उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे तो माई गोल्डन बंगाल, फॉर ओकेशन विच वॉज संग बाय द ह्यूज क्राउड परेडिंग। वो गाना मासेस में लोग रोडों पे गा रहे थे, स्ट्रीट्स पे गा रहे थे परेड करते हुए। द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड इन अ न्यू वे। द हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राखीज on one another's wrist as the symbol of unbreakable unity of Bengalis and the two halves of the Bengal। उस वक्त रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे मनाया गया था, जो हिंदू थे जो मुस्लिम थे वो लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और कह रहे थे हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग एक ही हैं, यूनिटी हम लोग की हमेशा रहेगी, भले ही इन्हीं ने हम लोगों को ब्रेक कर दिया हो तो लेकिन हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हमेशा रहेगी। तो दोनों जो मेजोरिटी वाले अलग अलग प्रोविंस इन्हीं ने बना दिए थे, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, तो दोनों लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। In the afternoon, there was a great demonstration when the veteran leader Ananda Mohan Bose laid the foundation of the Federal Hall to mark the indestructible unity of the Bengal. All gather there took the vote to follow the Swadeshi। उसके बाद क्या हुआ कि दोपहर में एक बड़े लीडर आए जिनका नाम था आनंदा मोहन बोस। उन्हीं ने आके एक फाउंडेशन रखी, एक फेडरेशन की, सब लोग गैदर हुए, फिर सबने क्या कहा कि हम लोग स्वदेशी गुड्स ही अपनाएंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, अंग्रेज़ों के सारे गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपना देश का बनाया हुआ सामान ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, उस मूवमेंट को कहते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। उसमें क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वदेशी बॉयकॉट गॉट अ न्यू इम्पेटस फ्रॉम एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब क्या हुआ, जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो गया, अंग्रेज़ों ने सुनी नहीं एक भी और उन्होंने बंगाल को अलग कर दिया। तब बंगाल को अलग कर दिया, जो इंडियन लीडर्स थे उनको बहुत बुरा लगा, उनको समझ में आया कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नया मूवमेंट वहाँ से ईजाद हुआ जिसको बोलते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी में होता क्या था? स्वदेशी लिटरली मीन्स वन ओन्स कंट्री, अपनी कंट्री की चीज़। इट एम्स एट द प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेनिंग द नेशन। अब इसमें क्या था कि ये क्या करती थी, जो अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज हैं, जो अपना प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं हिंदुस्तान को, उसको प्रमोट करें और उसी को हम लोग बेचें और उसी को हम लोग पहने, अपने देश का बना हुआ प्रोडक्ट। बॉयकॉट मूवमेंट मीन्स abstaining। Boycott movement means abstaining from the purchase of the British good. Gradually it became more comprehensive and fourfold program of boycott was advocated। अब boycott का मतलब ये था कि जो अंग्रेज अपना सामान बना रहे हैं ना, फॉरेन गुड्स, उनको बॉयकॉट करना है, मतलब उनको इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल, और अपने ही देश का सामान इस्तेमाल करना है। क्या क्या था? बॉयकॉट ऑफ इंग्लिश क्लोथ, साल्ट एंड शुगर, कपड़े अंग्रेजों के बनाए हुए, नमक और शक्कर, इसको बॉयकॉट करना है। रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश की सुननी नहीं है कुछ भी, ब्रिटिशर्स की कुछ नहीं सुननी। रिजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर गवर्नमेंट आपको कोई पोस्ट दे रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको भी रिजेक्ट कर देना, उस पर नहीं बैठना है। सोशल बाइकआउट ऑफ पीपल हु परचेज फॉरेन गुड्स, जो लोग फॉरेन गुड्स खरीदें, जो हिंदुस्तानी होकर भी फॉरेन गुड्स खरीद रहे हो, उनका बॉयकॉट करना, उनसे बात ना करना, उनसे कोई भी बातचीत ना करना। थस द बॉयकॉट मूवमेंट वॉज ओपनली एंड अग्रेसिवली एंटी ब्रिटिश। बॉयकॉट मूवमेंट सीधा सीधा क्या था, ब्रिटिश को टारगेट कर रहा था। ब्रिटिशर्स का कोई भी सामान नहीं लेना, ब्रिटिशर कोई भी बोले उनकी सुननी नहीं, उनके खिलाफ हमको खड़े रहना है। ये था हमारा बॉयकॉट मूवमेंट। टू स्प्रेड द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट फॉलोइंग स्टेप वॉज टेकन। अब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए थे? द कॉल फॉर स्वदेशी एंड द बॉयकॉट वॉज गिवन एट अ पब्लिक मीटिंग इन बंगाल एंड इन मेनी टाउन ऑफ द इंडिया। इसके लिए क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स हुई बंगाल्स में, और मेनी टाउन्स इंडिया के बहुत से अलग अलग, वहाँ लोगों को समझाया गया, बताया गया इस प्रोडक्ट, इसके बारे में, ये क्या मूवमेंट है हमारा। Association of different classes of people were formed who organized volunteer to spread the cause of the Swadeshi and the boycott। अलग अलग जगह पे अलग अलग एसोसिएशन बनाई गई जिससे वॉल्टियर्स निकाले गए, वॉल्टियर्स को समझाया गया और कि उनसे कहा गया कि कैसे आपको ऑर्गेनाइज करने हैं बॉयकॉट मूवमेंट और कैसे लोगों तक खबर पहुंचानी है बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। द ब्रिटिश गुड वर बर्न एट द पब्लिक प्लेस एंड शॉप सेलिंग दर वर पिकेट। अंग्रेज़ों के बनाए हुए सामानों को रोड पे जलाने जाना शुरू कर दिया गया था और जो दुकानें उसको बेचती थी उनको भी बंद किया जा रहा था।
ये था आपका बॉयकॉट मूवमेंट कैसे फैल रहा था। कोऑपरेटिव स्टोर सेलिंग स्वदेशी गुड वर स्टार्टेड एट मेनी स्टेट। और जो लोग स्वदेशी मतलब हिंदुस्तान का बनाया हुआ सामान बेच रहे थे, उनकी दुकानों को और प्रमोट किया जा रहा था, उनको कोऑपरेट किया जा रहा था और उनको अलग अलग प्लेसेस पे खोला जा रहा था। मेनी टेक्सटाइल सोप मैच फैक्ट्रीज वर सेटअप टू प्रोड्यूस इंडिजीनियस गुड। बहुत सी टेक्सटाइल कंपनीज आ गई थी, साबुन बनाने वाली, माचिस बनाने वाली, जिनको सेटअप किया गया। For example, Weaving Company was established at Pune and Swadeshi Steam Navigation Company was established at Tuticorin in Madras। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो वहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई जिससे जो कि स्वदेशी सामान बेचती थी। वीविंग कंपनी कहाँ पे, पुणे में बनाई गई थी, और स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी कहाँ पे बनाई गई थी, मद्रास में। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर इस्टेब्लिश टू इम्पार्ट लिटरेसी टेक्निकल एंड फिजिकल एजुकेशन। और नेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए गए जो क्या करते थे, जो फिजिकल लिटरली और टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते थे या लोगों को प्रोवाइड करते थे। मेन मकसद हमारा ये था कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें और हिंदुस्तान का बनाया हुआ प्रोडक्ट, अपने देश का बनाया हुआ प्रोडक्ट उसको यूज़ में लाएं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट। डिस्पाइट सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग, स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन द फॉलोइंग वे। अब देखते हैं क्या किस तरीके से उसने इम्पैक्ट डाला। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा, इट ब्रॉट इनटू द पॉलिटिक्स न्यू क्लास ऑफ द पीपल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। इसने क्या करा कि बहुत से लोगों को जोड़ा पॉलिटिक्स में, और बिना किसी कास्ट और क्रीड से। लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से, लेकिन वो आए पॉलिटिक्स में, सब एक साथ जुड़े। मेरी जमींदार हु हैड बीन लॉयल टू द ब्रिटिश ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत से जमींदार जो कि ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, उनके वफादार थे, वो भी आए इस मूवमेंट में जुड़े। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स एज वेल एज द स्टूडेंट वॉज रिमार्केबल अचीवमेंट। इसमें क्या हुआ, औरतों और बच्चों ने यानी स्टूडेंट्स ने, जो छात्र थे, उन्होंने भी बहुत जम के पार्टिसिपेशन लिया इस मूवमेंट में। Despite the effort of the Muslim to keep, despite the effort of the British to keep Muslims away from the movement, some Muslim leaders joined the movement। ब्रिटिशर्स ने बहुत एफर्ट करा कि मुस्लिम्स को इस मूवमेंट से दूर किया जाए, मुसलमान इससे ना जुड़े, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना हो। लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर थे जो उनके एफर्ट को तोड़ के भी आके इस मूवमेंट में आके जुड़े। इट इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज फॉर स्टडिंग द कंट्री। अब इसमें क्या हुआ, इसने लोगों को इनकरेज किया कि स्वदेशी माल बनाओ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, स्वदेश अपने हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियां सेटअप होने लगी, जिससे क्या हुआ, कंट्री को मजबूती मिली। फॉर एग्जांपल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज सेटअप इन द सिंघम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ पे सेटअप हुई। नंबर ऑफ स्वदेशी स्टोर वर ऑल्सो सेटअप एट मेनी प्लेसेस। और बहुत से स्वदेशी स्टोर, जो छोटे छोटे स्टोर थे, अलग अलग प्लेसेस पे सेटअप होने लगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉटन कॉटेज इंडस्ट्रीज गेव एम्प्लॉयमेंट टू द नंबर ऑफ पीपल। अब अलग अलग जब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनने लगी, तो उससे क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, लोगों को धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट मिलता रहा, तो लोगों को रोजगार मिलने लगा था। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा था इसका। इट गेव इम्पेटस टू द नेशनलिस्ट प्रोवर्टी प्रोज एंड जर्नलिस्ट। अब क्या हुआ, जो लोगों की पोइट्री थी, जर्नलिज्म थी, भाई देशभक्ति के लिए लोग क्या करते थे उस वक्त, पोइट्री लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, प्रोज लिखते थे, उसको भी बहुत ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, मैं कह सकता हूँ इनकरेज किया। तो लोगों ने बहुत इसके ऊपर पोइट्री लिखी, जर्नलिज्म ने इसको बहुत कवर करा। इट गेव एजुकेशन आ नेशनल ओरिएंटेशन बाय ड्राइंग स्कीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन। अब इसने क्या करा, एजुकेशन को भी बहुत आगे लेके गया, जिससे क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन की स्कीम को लेके आया। अब इस स्कीम में क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम 25 सेकेंडरी एंड 300 प्राइमरी नेशनल स्कूल वर सेटअप इन बंगाल इन 1908। तो इस स्कीम से क्या हुआ था कि 25 सेकेंडरी एंड 300 प्राइमरी नेशनल स्कूल सेटअप हुए थे। लगभग 325 स्कूल मान लें सेटअप हुए थे 1908 में। दीज स्कूल इम्पार्टेड लिटरेरी टेक्निकल एंड फिजिकल एजुकेशन। ये लोग क्या करते थे, ये टेक्निकल, फिजिकल और लिटरेरी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे बच्चों को। इट ब्रॉड नेशनलिज्म फ्रॉम अ रेल ऑफ थ्योरी इनटू द फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अब क्या था कि लोगों के दिलों के अंदर तो क्रांतिकारी की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की, तो इस मूवमेंट ने क्या करा, उस फीलिंग को प्रैक्टिकल करा। लोगों के दिलों से निकल के वो फीलिंग बाहर रोड पे आई, लोगों को दिखी कि हाँ, हमारे अंदर जज्बा है वो। थस दिस मूवमेंट विद अ वाइड सोशल बेस पेव द फ्यूचर मार्चेस लेड बाय द महात्मा गांधी। अब यही वो मूवमेंट था कि जिसके बाद जब महात्मा गांधी की एंट्री हुई, तो लोगों को ने उनका साथ बहुत ज़्यादा दिया। तो ये सब मूवमेंट पहले से चल रहे थे धीरे धीरे, तो लोगों के अंदर वो सब चीज़ें आ रही थी, देशभक्ति की फीलिंग आ रही थी, और इस मूवमेंट ने उसको साबित भी कर दिया लोगों ने इस मूवमेंट में जुड़ के कि हमारे अंदर वाकई में करेजियस फीलिंग है।
इसके बाद क्या हुआ, सूरत स्प्लिट, पार्टीशन के बाद हुआ सूरत स्प्लिट। स्वदेशी मूवमेंट हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द यूनिटी ऑफ द इंडियन कांग्रेस। अब क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस पर एक नेगेटिव असर पड़ा। क्या था? देयर वॉज अ डिस्प्यूट ओवर द मेथड ऑफ एजुकेशन इन द बंगाल विच ब्रॉट अबाउट अ क्लैश एट द कांग्रेस सेशन इन सूरत इन दिसंबर। अब क्या हुआ, कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था सूरत में, दिसंबर 1907 की बात है। इस पे जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें क्लैश हो गया कांग्रेस के अपनी मीटिंग डिस्कशन के बीच में। डिस्कशन में क्लैश हो गया दो ग्रुपों में। द डिसएग्रीमेंट रीच अ फ्लैश पॉइंट, फाइनली द असर्टिव नेशनलिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस फॉर नियरली अ डिकेड। अब आपके दो तरह के नेशनलिस्ट थे, आप जानते हैं। एक आपके कौन थे, अर्ली नेशनलिस्ट, एक थे आपके असर्टिव नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट और आपका अर्ली नेशनलिस्ट में हो गया क्लैश। उनका तरीका अलग था काम करने का, इनका तरीका अलग था काम करने का, उस पर हुई बहस, जिसकी वजह से हुआ क्या कि असर्टिव नेशनलिस्ट को कांग्रेस से निकाल दिया गया। अर्ली नेशनलिस्ट ने असर्टिव नेशनलिस्ट को उठा के कांग्रेस से कर दिया बाहर, एक डिके के लिए, मतलब 10 साल के लिए। द टू ग्रुप वर रीयूनाइटेड एट द कांग्रेस सेशन एट द लखनऊ इन 1960। तो 1916 में फिर दोबारा दोनों रीयूनाइट हुए थे, लेकिन उस टाइम 1907 में उसको दोनों को हटा दिया गया था, असर्टिव नेशनलिस्ट को कांग्रेस से अलग कर दिया गया था। तो इसी को बोलते हैं द सूरत स्प्लिट 1907। 1907 सूरत स्प्लिट में क्या था, कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। आपके असर्टिव ग्रुप अलग हो गया था और आपका अर्ली नेशनलिस्ट ग्रुप अलग हो गया था। तो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पिछली दो वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन दो वीडियोस को देख लें। 3 पार्ट में टोटल मैंने चैप्टर अपलोड किया है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो उनको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।